नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। राजनीति के जानकार उस वक्त अचरज में पड़ गए जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अचानक मध्य प्रदेश के बीजेपी मुख्यमंत्री मोहन यादव के बचाव में बयान देना शुरू किया। दरअसल उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीएम मोहन यादव के परिवार पर जमीन के घपले का संगीन आरोप लगाती खबर एक अखबार में छपी। कांग्रेस ने घेराबंदी शुरू की, लेकिन लखनऊ से अखिलेश यादव मोहन यादव के समर्थन में उतरे और इसे बीजेपी की ही अंदरूनी साजिश करार दे दिया। अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी अपने 3 मुख्यमंत्रियों को हटाना चाहती है और उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक बयान है या एक तीर से कई निशाने? क्या अखिलेश यादव इस बहाने यूपी के यादव और ओबीसी समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई किसी भी दल में हो ओबीसी, मैं उनकी घेराबंदी के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा? या फिर इस बयान के पीछे बीजेपी के भीतर किसी तरह की कोई हलचल पैदा करने की महीन रणनीति अखिलेश यादव की है? बीजेपी भी ओबीसी वोट को, ओबीसी समुदाय को ध्यान में रखकर अपनी रणनीतियों की धार तेज कर रही है। ऐसे में इस पूरे खेल का 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या ओबीसी समुदाय के वोट पैटर्न में किसी तरह की कोई तब्दीली हम देखेंगे या इसका असर हम देखेंगे इस पूरे वाकये का? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा। उत्कर्ष जी, आपको भी अचरज हुआ जब अखिलेश यादव ने मोहन यादव का बचाव किया? और फिर खैर अब उसके चूंकि वक्त बीत चुका है, पहले तो आपका पहला रिएक्शन क्या था उस वक्त, और अब आप अखिलेश के इस कदम को कैसे देखते हैं? नीरज जी, मुझे मुलायम सिंह यादव की याद आ गई। जब ये बयान आया और उसके एंगल समझने में थोड़ा वक्त लगा तो मुझे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की याद आ गई। मुलायम सिंह यादव जी का सबसे एक उनके साथ जुड़ा हुआ विशेषण है, मुलायम सिंह पहलवान हुआ करते थे, पहलवानी करते थे, एक चरखा दांव होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तुरंत स्मरण हुआ वो चरखा दांव और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव अपनी पॉलिटिक्स करते थे, मुझे लगा कि शायद अखिलेश यादव ने वो सीख लिया है। क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसको लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं जिस तरीके से, या जिसको जिस तरह से पुश किया जा रहा है उसका इंटरप्रिटेशन, एक्चुअली वो कहानी तो बहुत दूसरी तरीके से थी। क्योंकि अखिलेश यादव का पूरा बयान पढ़िए, ये सुनिए। उन्होंने कहा कि मोहन यादव पुराने व्यवसायी हैं, मोहन यादव का पुराना काम रहा है और मोहन यादव का ये बिजनेस है, सब कुछ ठीक है। यहां तक तो लगता है कि मोहन यादव का बचाव कर रहे हैं। उसके बाद वो कनेक्ट कर देते हैं उसको उत्तर प्रदेश से। वो कहते हैं कि ये तो 200 एकड़ का मामला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो 600 एकड़ जमीन ले ली। और उसके बाद वो आगे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने 3 मुख्यमंत्रियों को हटाने वाली है और उसके लिए बहाने ढूंढ रही है। तो कुल कहानी ये थी, लेकिन उनका निशाना जो था वो इस भूमि घोटाले में, देखिए अब वो होता है ना कि एक तीर से आप कई शिकार निकालते हैं, ये ठीक बात है कि अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों ने कनेक्शंस निकालने शुरू किए। झांसी के समाजवादी पार्टी के नेता हैं चंद्रपाल, उनका एक दामाद है जो मध्य प्रदेश कैडर का आईएएस ऑफिसर है और वो भी यादव बिरादरी से ही है, और उसको जोड़ा कि साहब ये तो कनेक्शन है और इसमें अखिलेश यादव का भी कनेक्शन है। तो अब ये तो एक पक्ष है, लेकिन सवाल ये कि निशाना अखिलेश यादव का कहां था? पॉलिटिकल निशाना जो था, पॉलिटिकल निशाना कहां था? पॉलिटिकल निशाना 3 तरफ था। पहला पॉलिटिकल निशाना था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जमीन का मामला। 600 एकड़ का उन्होंने एक फिगर दिया, 500-600 एकड़, ठीक। वो एक बात है कि उनका ये कहना, अखिलेश यादव का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने ट्रस्ट के लिए इतनी जमीन ली है। अब वो जमीन कैसे ली है, नहीं ली है, वो तो एक
अलग सवाल है। नहीं, जाहिर तौर पे वो तो फिर फर्दर जांच का विषय, उन्होंने एक पॉलिटिकल बयान दे दिया। पॉलिटिकल बयान तो दे दिया उन्होंने, ये मसला तो उसके बहाने खड़ा कर दिया। दूसरा, उत्तर प्रदेश के यादव समाज को भी के कुछ हिस्से को भी एक मैसेज मिला कि साहब अपने तरीके से सोचा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये तो यादवों पे अगर कोई पॉलिटिक्स हो रही है, कोई उसको हिट करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है, तो हमारा नेता तो खड़ा है, तो वो हो गया। और तीसरा, उन्होंने दिल्ली सरकार को भी घेर लिया, केंद्र सरकार को। तो मैंने जो कहा ना शुरू में कि मुलायम सिंह यादव की याद आ गई, वो चरखा दांव। अब इस चरखे में कहां जाके कांटा फंसेगा मालूम नहीं। ये तो आने वाले टाइम में आएगा कि इसके रेफरेंसेस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अखिलेश यादव, ये तो आने वाले टाइम पे देखेंगे हम लोग। लेकिन ये कि फिलहाल तो उन्होंने मोहन यादव के बहाने मोहन यादव को थोड़ा शेल्टर देते हुए, कवर देते हुए योगी आदित्यनाथ को हिट कर दिया। अब मैम इसको ऐसे भी देखा जा सकता, तो 2 दिन पहले तक समाजवादी पार्टी की टूट की खबरें चल रही थी। समाजवादी पार्टी के इतने सांसद बीजेपी में जाने वाले हैं, ओम प्रकाश राजभर का बयान और ये वो, उस पर भी अखिलेश यादव का ये पलटवार आप ऐसे देखते हैं, इसे कहां समाजवादी पार्टी में टूट की बातें हो रही थी, कहां बीजेपी के अंदर दिल्ली वर्सेस लखनऊ की बातें होने लगी। अब देखिए है क्या ना नीरज जी की समाजवादी पार्टी में टूट की जिस दिन खबर आई थी, तो मैं मतलब जिज्ञासा तो हुई कि एक बयान आता है तो उसकी पड़ताल तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि ये भी मानना चाहिए कि बिना आग के धुआं नहीं है। लेकिन जब मैंने पहला काम किया था कि मैंने सारी लिस्ट रिव्यू करनी शुरू की, और मैंने ये देखना शुरू किया कि आखिर इसमें से कितने सांसद हैं जिनके पास कोई वजह है टूटने की, और मुझे नहीं मिला। 2-3 नामों को छोड़ के, वो नाम अभी लेना ठीक नहीं है क्योंकि चीजें तो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मुझे लगा ही नहीं कि 26 हो सकते हैं या 25 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं। मैं तो 3 से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसके अलग अलग रीजन से। तो लेकिन सवाल ये था कि बैकफुट पर तो थी लगातार ओम प्रकाश राजभर के ट्विटर हैंडल से। मैं ये नहीं कहता कि ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं, देखिए ये हमारे दर्शक जो है थोड़ा ये ध्यान, इस पॉइंट को ध्यान दें कि वो ओम प्रकाश राजभर के ट्विटर हैंडल से ये चीजें आ रही थी, और अभी भी आ रही हैं कुछ इस तरह की चीजें। तो ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर ठीक है, चर्चा तो हुई, 2-3 दिन तो बड़ा गर्मागर्मी रही, तमाम लोगों ने कयास भी लगाने शुरू किए। लेकिन नीरज जी, गंभीर पत्रकारिता के छात्र आप हैं, और इसीलिए आपका बड़ा सम्मान करता हूं मैं। तो मैं उस हिसाब से ये देखता हूं कि सिर्फ कौवा कान ले गया वाली जो पत्रकारिता चल रही है ना, उससे बच के रहने की जरूरत है। और हम लोग बच के रहे, इसका नतीजा ये है कि हम उसमें फंसे नहीं अभी तक, इस तरह के डिस्क्रेडिट होने में। तो वो जो बात थी, लेकिन अब सवाल ये था कि पॉलिटिकली अगर आप देखिए, पॉलिटिकल वॉर में देखिए, तो वो डिफेंसिव तो समाजवादी पार्टी हो गई, क्योंकि लोग तो चर्चा करने ही लगे, और पीछे से तृणमूल का और आम आदमी पार्टी का सबका रेफरेंस जोड़ने लगे। लेकिन बात ये है कि अब ये जो समय है, चुनाव जितना नजदीक है, ऐसे वार और उसके पलटवार, और पलटवार के लिए सही मौका ढूंढना, ये चलता रहेगा। अभी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे पड़ गई है, राम मंदिर के स्कैंडल जो आया है उस पे, उस बीच में समाजवादी पार्टी के टूट की बात, उस बीच में अब मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 600 एकड़ जमीन की बात। तो ये इस तरह से आरोप प्रत्यारोप, कनेक्शंस, क्योंकि नैरेटिव ही अल्टीमेटली काम करेगा जब आप एक्चुअल बैटल में जाएंगे, जब इलेक्टोरल बैटल में जाएंगे तो नैरेटिव काम करेंगे। कौन सा नैरेटिव बिल्ट हो पाता है और कौन सा भ्रूण हत्या में चला जाता है, इस खेल में हम और आप अब हर हफ्ते, हर तीसरे दिन कोई ना कोई इस तरह का गेम देखेंगे।
जी तो बिल्कुल। मैं तो ये देख रहा हूं कि एक एक बयान आया, उसको बीजेपी की सपोर्टर्स ने सबसे पहले अपने तरीके से देखा, उसके बाद समाजवादी सपोर्टरों ने अपने तरीके से खेला। अब कॉमन मैन के भीतर जाना है, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि ये एक बहुत कैलकुलेटेड स्टेटमेंट था अखिलेश यादव की तरफ से, जिसमें उन्होंने एक तीर से 3 निशाने साध दिए। चलिए, अब ये एक तरफ तो हमने डिस्कस किया अखिलेश यादव बीजेपी, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में किरदार तो और भी हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी मैदान में आए और उन्होंने लिख दिया कि भाई देखिए, ये तो यादव समाजवाद है, असली समाजवाद सपा का जो है वो यादव समाजवाद है। मुसलमानों पर जुल्म होता रहता है, यूपी में बुलडोजर चलते हैं, अखिलेश यादव खामोश रहते हैं। इससे पहले जब ये बात सामने नहीं आई थी तो राम मंदिर में चोरी चंदे के मुद्दे को आधार बना के इमरान मसूद ने भी यही बात कही थी बिल्कुल, कि भाई राम मंदिर पर तो खूब के चंदा चोरी पर खूब बोल रहे हैं और मुसलमानों के मुद्दे पर चुप रहते हैं। तो इस मोर्चे पर अखिलेश यादव को घेरने वाले भी तो हैं। नहीं, बिल्कुल घेरने वाले हैं, और ये वो फोर्सेस हैं जो अपना पॉलिटिकल रिलीवेंस इसी लाइन पर बनाए रखना चाहते हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का कुल पॉलिटिकल कैपिटल क्या है? मुस्लिम सेंटिमेंट, वो उसी पे उनकी पॉलिटिक्स बिल्ट होती है। इमरान मसूद का प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इमरान मसूद का प्रॉब्लम मुसलमान भी नहीं है, मैं आपको बताऊं नीरज जी। इमरान का कुल प्रॉब्लम जो है वो सहारनपुर और उसके अगल बगल की 6-7 सीटें हैं, वहां का वो उनको राजा रहना है और वहां उसका प्रभाव भी है। तो और इमरान, अब ये बात छुपी भी नहीं है कि इमरान मसूद किस तरह से मतलब समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो नहीं, क्योंकि पार्टी में रह चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं इमरान, वहीं से छोड़ के गए थे कांग्रेस में। तो उनके अपने अपने ग्रीवांसेस हैं। हाँ, फिर वही बात है कि ये भी वही स्टेप है कि मुसलमानों के भीतर एक ये दिमाग में जाए कि देखो, यादवों के लिए तो बहुत तेज बोलते हैं, मुसलमानों के लिए नहीं बोलते हैं। जबकि मुस्लिम लीडरशिप में मान लीजिए सबसे बड़ी लीडरशिप एक तो आइकॉन अगर देखें तो आजम खान, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की राजनीति में आइकॉन तो समाजवाद वही है। आजम खान और उनकी फैमिली ने अभी तक अखिलेश यादव के खिलाफ कोई बात की नहीं जी। तो और दूसरा ये कि ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये तो जानता है कि असदुद्दीन ओवैसी या इमरान मसूद पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तो चैलेंज करने की स्थिति में नहीं है। बट ये कि अपना अपना पॉलिटिकल इक्विटी ढूंढना है, और उस पॉलिटिकल इक्विटी को ढूंढने के लिए ऑब्वियसली इक्विटी जिसके पास होती है उसी में से छीनना है। तो ये कहानी चल रही है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक ये भी हम मान सकते हैं कि बीजेपी के भीतर, कांग्रेस के भीतर सिर्फ इमरान मसूद नहीं, नसीम अंसारी एक लीडर है लखनऊ के जी। नसीम अंसारी साहब लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को छोड़ के बीएसपी के साथ कैसे कनेक्ट होना चाहिए, और खुल के कर रहे हैं। तो कांग्रेस के भीतर एक धड़ा है जो ये मानता है, और लेकिन सबके केंद्र में ये सारे बयान होने के बाद एक चीज तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी के सामने कोई बड़ा चेहरा है तो वो अखिलेश यादव है। तो इक्विटी वही है और उस इक्विटी से निकालना है अपना अपना हिस्सा, उसकी कोशिशें हैं। मुझे पर्सनली, मैं जितना घूमता हूं, अभी मैं बुंदेलखंड के इलाके में घूम रहा था, एक हफ्ता करीब वहां गुजारा, उसके बाद अब मैं फिर ईस्टर्न यूपी जाऊंगा, अगले संडे से 2-3 दिन उधर रहूंगा, और अवध में तो हुई। तो मैं इन्हीं चीजों को देखना कि आखिर पब्लिक सेंटीमेंट के भीतर इन बयानों के असरात हो क्या रहे हैं। बिल्कुल, ये देखना, और ये चलता है। बिल्कुल अहम बात तो वही है कि पब्लिक सेंटीमेंट इसको कैसे। चलिए, एक जो हमने बात शुरू में की थी मोहन यादव की, उसमें 3 वजहों में एक वजह ये भी थी कि यादव समाज को और ओबीसी समाज को ये संदेश अखिलेश यादव दे रहे हैं, या उसका एक हिस्सा ये सोच रहा है कि अखिलेश यादव तो हमारे साथ खड़ा है, चाहे पार्टी या दल कोई भी हो। अब बीजेपी ने भी अपनी एक ओबीसी स्ट्रेटजी बनाई है। खबरें हैं कि 12 जुलाई से बीजेपी का ओबीसी फैमिली कनेक्ट शुरू हो रहा है,
और इसमें घर घर जाएंगे, 75 जातियां आइडेंटिफाई की हैं, हर जाति का नेता जाएगा वहां पर अपने अपने समाज के अंदर। और बीजेपी ने जो आज लिस्ट आई है, बीजेपी के संगठन में बदलाव की या घोषणा की, उसमें भी 6 उपाध्यक्ष में से 4 ओबीसी हैं या 19 उपाध्यक्ष में से 7 ओबीसी हैं, यानी बीजेपी भी ओबीसी के ऊपर अब जो एक फोकस्ड लामबंदी है वो बीजेपी की भी अब शुरू हो रही है। तो ऐसे में क्या बड़ा मतलब आपको क्या दिख रहा है? ओबीसी, हालांकि ओबीसी कहना एक बड़ी छतरी खींच के कि ओबीसी किसे वोट देगा, ये तो सवाल अधूरा है, क्योंकि ओबीसी के अंदर अलग अलग जातियां अलग अलग जगह पे वोट करती हैं। लेकिन ये इस हिस्से में हम मुस्लिम, दलित, तथाकथित स्वर्ण, इनको छोड़ दे तो ओबीसी का जो ये चंक है सबसे बड़ा, इसमें आपको बीजेपी वर्सेस अखिलेश यादव में क्या लड़ाई दिख रही है? किसको वोट दिख रहा है जाता हुआ? वोट किसको जाता दिख रहा है, इसको अगर हमको समझना होगा तो देखिए, चुनाव दर चुनाव बहुत बड़े बदलाव आए हैं। 2017 का चुनाव मुझे याद है। 2017 का वो चुनाव था उत्तर प्रदेश का, जिसमें पहली बार बड़ी संख्या में ओबीसी बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था जी। और मैं उस वक्त जो है, मैं बहुत क्लोजली देख रहा था केशव मौर्य जब आए थे और प्रदेश अध्यक्ष होके, और केशव जी के साथ मैंने बड़े दौरे किए थे 2017 में। इनकी छोटी छोटी मीटिंग्स होती थी बिरादरियों की, और वो समझने में बड़ा अनुभव हुआ। लेकिन 17 के बाद 22 सीटें कम हुई बीजेपी की, और 22 के बाद जब 24 का लोकसभा हमने देखा, तो वहां हमने देखा कि बड़ी संख्या में ओबीसी शिफ्ट कर गया इंडिया अलायंस की तरफ। अब सामने 27 है। तो ओबीसी अच्छा, अब 17 और 27 के बीच का एक डिफरेंस है नीरज जी। 17 में बीजेपी की उत्तर प्रदेश की कमान एक ओबीसी लीडर के पास थी। आज की तारीख में 27 के चुनाव में बीजेपी का डिफैक्टो लीडर ओबीसी से नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी। सरकार तो है ना भाई, विपक्ष में आप रहिए तो आपका लीडर होता है पार्टी प्रेसिडेंट। सत्ता में जब आप रहते हैं तो आपका लीडर होता है चीफ मिनिस्टर। अब ये चीफ मिनिस्टर को लेके ओबीसी कितना सहज है? अगर वो सहज होता तो 24 में वो शिफ्ट नहीं करता, और अगर वही असहजता बनी हुई रह गई तो 27 में शिफ्ट नहीं करेगा। अब उसको कवर अप करने के लिए एक जो आज वाली आप कमेटी जो डिक्लेयर हुई है, इसको देख रहे हैं, या हम ये भी देखते हैं कि अगर मंत्रालयों को देखते हैं तो उसमें भी हमको ओबीसी दिखते हैं जी। ओबीसी का पावर नहीं दिखता है। तो समाज जो होता है ना, वो घटनाओं से चलता है, वो लीडरशिप से नहीं चलता है जी। और अभी जैसे कमलेश बिंद का एनकाउंटर हुआ एक गाजीपुर में, बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है वो। अब अगर कमलेश बिंद की बहन पब्लिकली ये बता रही है, कह रही है कि उसके साथ मिसबिहेव हुआ मुख्यमंत्री के घर में, तो उसके वीडियोस चल रहे। इसके अलावा जो रूटीन प्रैक्टिस है गवर्नेंस की, उसके भीतर अगर कोई चीज आ रही है तो वो कैसे करेंगे आप हैंडल? क्योंकि लीडर्स खड़े कर देना, जैसे ये जो पूरी आज की कार्यकारिणी जो आई है ना, ये बहुत चौंकाने वाली कार्यकारिणी है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम ही नहीं पता, हम लोग पहचानते ही नहीं है। जैसे मैं बताऊं आपको कि जो मुख्य प्रवक्ता पार्टी के बनाए हुए हैं, लखनऊ का कोई बड़ा मतलब पुराना जर्नलिस्ट, सब एक दूसरे से पूछ रहे कि कौन है यार, और उसको
आपने प्रवक्ता बना दिया उनको। अब वो आगे कैसा परफॉर्म करते हैं वो तो आगे की बात है ना। लेकिन उसको जो है, वो सारे लोग नए चेहरे हैं, उनके पास कितना वक्त है अपना असर दिखाने का चुनाव के बाद। तो ये कहानी सिर्फ कार्यकारिणी में अगर हमने नाम रख लिए, अब पूजा पाल एक इंटरेस्टिंग नाम है। हाँ बिल्कुल, नई कार्यकारिणी में, क्योंकि पूजा पाल जो है, उनको पूजा पाल के साथ समस्या ये है कि मतलब एक तो बागी हैं, दूसरा वो एक ऐसी फिगर हैं जिनके साथ सिंपैथी भी जुड़ी हुई है। उनको लाए, उनको मिनिस्ट्री नहीं मिली, लेकिन उनको पार्टी के संगठन में ले आया और सीधे बड़ा पद दे दिया। तो बीजेपी का जो पाल समाज का जो पुराना नेता है उसको क्या लगा, वो क्या पूजा पाल के साथ कनेक्ट हो जाएगा? ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा दूर? दूसरा ये कि जितने पुराने लीडर हैं, ये इतने नए चेहरे हैं। मैं नीरज जी, मैं बताऊं, मैं जिन इलाकों में मैं बेटर कनेक्टेड फील करता हूं, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, वहां के जो नाम आ रहे हैं, मैं खुद चकित हूं। और मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे नेता चकित हैं। तो ये एक तरीके से वो होता ना कि मतलब एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया है। रिप्रेजेंटेशन देना, बैकिंग कितनी है, क्या सरकार उन नेताओं को बैक करेगी क्योंकि आप सत्ता में हैं? सही। और अगर आप बैक नहीं कर पाए तो वो नए चेहरे अपना आधार कैसे बना पाएंगे अपने समाज के भीतर, ये नहीं समझ में आता। तो एक खतरा है कि अगर सत्ता और सरकार दोनों का जो, जैसा हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में जो खिंचाव दिखा है, खासतौर पर पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, संगठन और सत्ता के बीच में, अगर वो कंटिन्यू रहा तो मुझे डर लग रहा है कि क्या ये कॉस्ट केमिस्ट्री जो है ग्राउंड पे तब बहुत काम कर पाएगी, जबकि सामने वाली जो पार्टी है उसका ब्रांड ही ओबीसी पॉलिटिक्स है। अब देखिए, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है, एक ही बिरादरी के 3 नेताओं को संगठन में मजबूत पदों पर दिया गया, एक ही जिले से। उमेश रावत, प्रियंका रावत और एक और रावत साहब हैं, बाराबंकी से। तीनों एक दूसरे के दुश्मन है पॉलिटिकली। अच्छा। उमेश रावत एक का टिकट काट के दूसरे को मिलता है, दूसरे टिकट काट के तीसरे को मिलता है, कोई उसको टिकट कटवाता है, कोई उसका टिकट कटवाता है। बाराबंकी की राजनीति में रावत, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो है फैक्टर। अब दलित नेतृत्व के नाम पर आपने एक ही जिले से 3 नेताओं को ऐसे भर दिया जो तीनों जो है आपस में उनकी सिर फुटअव्वल है। उमेश रावत की एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद उनका टिकट कटा था और उसके बाद फिर वो अब वापस आ गए हैं, बड़े पद पर आ गए हैं। तो वो अब ये कैसे मैनेज होगा पूरा प्रदेश, जब जिला ही नहीं मैनेज हो रहा? तो मैं मतलब थोड़ा भी हम लोग जो है ना, लखनऊ में बैठे हुए पत्रकारिता जगत के जितने लोग हैं, वो अभी इसके ऊपर बहुत कंफ्यूज समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हो क्या रहा है, ये कहानी क्या है, ये कौन सा गणित लगा हुआ है जिसके भीतर ये इस तरह से चल रहा है? ऐसे ऐसे चेहरे, ऐसे ऐसे लोग। अब सेटलमेंट का भी देखिए, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह संगठन में थे, पंकज सिंह को हटाया, नीरज सिंह को फिट कर दिया। तो अब नीरज सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने का क्या होगा? बहुत सारे सवाल इस संगठन की सूची में भी है। दूसरी तरफ मान लीजिए, अगर प्रमुख विपक्षी दल हम मानते हैं समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में, तो समाजवादी पार्टी के संगठन में तो ये सब कोई मसले नहीं है, वो तो जो है वो सब वही है। हाँ, वहां तो ये सब मसले, वहां तो वो तो आधार ही है ना। तो एक ऐसी पार्टी जिसकी लीडरशिप कंफर्टेबल नहीं है ओबीसी के साथ हैंडल करने में, सत्ता की लीडरशिप, वो पार्टी कैसे संगठन के जरिए चुनाव को इन्फ्लुएंस कर पाएगी?
ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। अभी तो आज आई है, देखते हैं अगले जी, एक जी। महीने में एक्शन कैसे बिल्कुल बनता है। आपने सही कहा कि अगले एक महीने में देखना होगा कि किस तरह से ये चीजें शक्ल अख्तियार करती हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने एक नया एंगल जरूर, पिछले दिनों से जो एक पॉलिटिक्स चल रही थी उसमें एक नया एंगल मोहन यादव के समर्थन में उतर कर दिया है। अब ये ओबीसी वोट की राजनीति आने वाले दिनों में किस तरह से उत्तर प्रदेश में किस दिशा में जाती है, क्या शक्ल लेती है, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम इसे समझने की कोशिश करते रहेंगे। उत्कर्ष जी, हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों नमस्कार।